आजकल जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल खोल के देखते हो, आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी और वो है एक्सचेंज रेट में रुपी का डिप्रिसिएशन। पिछले साल अक्टूबर महीने में एक्सचेंज रेट्स में रुपी का वैल्यू था $1 पर 75 रुपीज और आज के दिन पे वो बढ़ के हो गई है $1 पे 82 रुपीज। इसी वजह से इस मुद्दे पे ओपोजिशन सरकार को बार बार घेरती आई है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है आज जो रुपी का वैल्यू डॉलर्स के मुकाबले गिरता जा रहा है उसका रीजन क्या है? और यहाँ पे मैं रुपी का मतलब इंडियन रुपी कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि डॉलर के बदले रुपी क्यों गिरता है और इस बार रुपी क्यों गिर रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी एक ऐसा रेट जिसमें कि दो करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा, यानी रुपी के बदले डॉलर या डॉलर के बदले रुपी, और एक करेंसी के बदले दूसरा करेंसी कितने भाव में मिलेगा वो डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे $1 के बदले मिलेगा 82 रुपीज। और एक्सचेंज रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी किसी भी देश की करेंसी को डॉलर या यूरो के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और डॉलर या यूरो के ऊपर जाते ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाले करेंसी के वैल्यू भी ऊपर जाएंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, हांगकांग ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिसमें की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पाया जाता है। और 1993 तक इंडिया का भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही था। उसके बाद आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी ये एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जिस कंट्री की करेंसी की डिमांड जितनी बढ़ती जाएगी उस करेंसी की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे करेंसी की डिमांड कैसे बढ़ती है? जब भी किसी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है या फिर किसी भी देश का एक्सपोर्ट जब इंक्रीज होता है तब बढ़ती है उस करेंसी की डिमांड। या फिर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट किसी भी देश को ट्रैवल करने के लिए आते हैं तब भी उस देश की करेंसी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को भारत में इन्वेस्ट करना होगा या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाना होगा तो उसको अपने करेंसी को भारतीय रुपए के साथ एक्सचेंज करना होगा और ऐसे में कोई भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंकन फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले या फिर आप कह सकते हो कोविड के पहले श्रीलंका की इकोनॉमी का 10% सिर्फ टूरिज्म से आता था। और अगर जब किसी भी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटता है और किसी भी देश में इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो उस देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है। पर अगर सोचा जाए इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरने का रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। आज की डेट पे डेवलप्ड कंट्रीज यूके और यूएसए जैसे देश में इन्फ्लेशन 8 से 9% तक चला गया है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोविड के समय में ये देश अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा छापने लगे थे अपने लोग और इकोनॉमी को बचाने के लिए। ऐसे में जब लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है वो लोग ज्यादा स्पेंड भी करते हैं। ऐसे में डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई घटने की वजह से चीजों के दाम भी बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां की गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग कम कर देती है और वहां पे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में उन डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा पैसे होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा था वो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है और इन्वेस्टमेंट कम आने की वजह से रुपी का डिप्रिसिएशन होता है। और इन्फ्लेशन में जो बचा कुचा कसर था वो पूरा कर देता है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया जो गैस यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई कर रहा था वो बंद कर देता है और ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ता है इन्फ्लेशन और ऐसे में इकोनॉमी डाउन होने की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट का आना भी कम हो जाता है। रुपी की वैल्यू का डिप्रिशिएट होने का दूसरा रीजन आता है डेवलप्ड कंट्रीज में आया हुआ रिसेशन। यूके और यूएसए जैसे कंट्रीज रिसेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में वहां के इन्वेस्टर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। इसी वजह से रुपी की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है और रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। इसके बाद जो तीसरा कारण आता है वो है इंडिया में बढ़ रही इन्फ्लेशन। भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भारत के प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड मार्केट में अपने बढ़ते प्राइसेस की वजह से ज्यादा कंपटीशन नहीं दे पाते। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट भी घटता है और रुपी की वैल्यू भी गिरती है। इंडियन रुपीस की वैल्यू इस तरह डिप्रिशिएट होने की वजह से मेनली दो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। पहला आता है भारत जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है उन पे हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं। दूसरा आता है जो भी कंट्रीज से भारत कोई भी चीज इंपोर्ट करता है वो कंट्री उसको एक्सपोर्ट करने में डिले कर देती है, क्योंकि जब रुपी का वैल्यू इतनी तेजी से नीचे गिरेगा तो फ्यूचर में भी और संभावना है कि उसका वैल्यू और गिर सकता है। ऐसे में सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे मिले, इसी वजह से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के लिए डिले कर देता है और वो चीज हमें और महंगे में मिलती है और ये साइकिल चलता रहता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए
चाहिए ऐसे गिरते रुपीस की वैल्यू की वजह से भारत के लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज खुल के आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।